Hello students, welcome to you all. So students, today I am going to start fourth chapter of your civics book. The chapter name is Working of Institutions. So students, as you are living in a democratic country, आप एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं होती हैं। तो उन संस्थाओं की जो कार्यप्रणाली है उसके बारे में इस पाठ के माध्यम से आप जानेंगे। So let's start. So student, first have a look at the overview of this chapter. डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। तो देखिए, डेमोक्रेसी का केवल मतलब सरकार चुनने से नहीं है। हालांकि सरकार चुनी जाती है, लेकिन और भी काफ़ी इसकी बातें होती हैं। इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर्स। देखिए, जो डेमोक्रेसी होता है वहाँ पर अगर रूलर्स चुना गया है तो उसे भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। दे हैव टू वर्क विद एंड विद इन इंस्टीट्यूशंस। जो रूलर्स हैं, जो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर्स हैं, उन्हें वर्क करना पड़ता है कुछ संस्थाओं के साथ और उनके साथ करना पड़ता है। देखिए कैसे क्या होता है। दिस चैप्टर इज़ अबाउट द वर्किंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी। तो ये चैप्टर उन्हीं संस्थाओं के बारे में है जिनके साथ मिलकर ये गवर्नमेंट काम करती है। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द मैनर इन विच मेजर डिसीजन आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन आवर कंट्री। तो इसी के माध्यम से हम इस चैप्टर के माध्यम से ही पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनकी जो कार्यप्रणाली होती है, तो कैसे यहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं और कैसे वे लागू होते हैं पूरे कंट्री में। वी ऑल्सो लुक एट हाउ डिस्प्यूटेड रिगार्डिंग दीज डिसीजंस आर रिजॉल्व्ड। और साथ ही हम जानेंगे कि अगर इनसे संबंधित कोई भी यहाँ पर डिस्प्यूट होते हैं, विवाद होते हैं, तो उनका डिसीजन कैसे होता है। इन दिस प्रोसेस वी कम अक्रॉस 3 इंस्टीट्यूशंस दैट प्ले अ की रोल इन द मेजर डिसीजंस। तो देखिए, इस चैप्टर में हम जो आपके जो मेजर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो 3 इंस्टीट्यूशंस होते हैं डेमोक्रेसी के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यू हैव ऑलरेडी रीड समथिंग अबाउट दीज इंस्टीट्यूशन इन अर्लियर क्लासेस। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा इनके बारे में, इन 3 इंस्टीट्यूशंस के बारे में। हियर वी शैल क्विकली समराइज्ड दोस एंड मोर मूव ऑन टू आस्किंग लार्जर क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है आपका इन्हीं 3 इंस्टीट्यूशन के बारे में है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक, हाउ इज मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। तो जो भी आपके जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो योजना संबंधित जो डिसीजन होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं, आइए देखते हैं। अ गवर्नमेंट ऑर्डर, एक यहाँ पर आपका गवर्नमेंट का एक फैसला है। ऑन अगस्त 13, 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूड एन ऑर्डर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इश्यू किया। इट वॉज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम। तो ये एक, इसका नाम क्या था, ऑफिस मेमोरेंडम। लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर्स, जैसा कि बाकी और गवर्नमेंट ऑर्डर होते हैं, इट हैड अ नंबर एंड इज नोन बाय दिस OM नंबर 3601231990 EST SCT। तो देखिए, ये जो भी है ये उसका नंबर है उस गवर्नमेंट ऑर्डर का, देख सकते हैं आप, डेटेड 13/8/1990। द जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्राइवेंसेस एंड पेंशंस साइंड द ऑर्डर। तो देखिए, ये जो मिनिस्टर यहाँ पर ऑफिसर थे आपके इस डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने इस पर साइन किए, इस ऑर्डर पर। इट वॉज क्वाइट शॉर्ट, ये बहुत छोटा था। बेयरली 1 पेज, लगभग 1 पेज में ये ऑर्डर था। इट लुक्ड लाइक एनी ऑर्डिनरी सर्कुलर और नोटिस दैट यू मे हैव सीन इन स्कूल। तो देखिए, ये जो ऑर्डर था, गवर्नमेंट ऑर्डर, तो ये एक स्कूल नोटिस के बराबर ही छोटा था, जो एक स्कूल में भी आप देखते हैं। द गवर्नमेंट इश्यूड hundreds ऑफ ऑर्डर एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर्स।
देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो रोजाना कई सारे गवर्नमेंट ऑर्डर क्या करती है, इश्यू करती है। बट दिस वन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकेम अ सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी फॉर सेवरल ईयर्स। तो देखिए लेकिन ये जो ऑफिस मेमोरेंडम उस समय ऑर्डर निकाला गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था और बाद में ये एक कंट्रोवर्सी का एक माध्यम भी बना काफ़ी वर्षों तक। लेट अस सी हाउ द डिसीजन वाज टेकन एंड व्हाट हैपेंड लेटर। तो देखते हैं क्या था ये डिसीजन और क्या हुआ उसके बाद। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग लेट्स हैव अ लुक एट दैट गवर्नमेंट ऑर्डर, जिसे शॉर्ट में जीओ भी बोला जाता है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या था इसका, 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट सर्विसेज। तो देखिए जैसे आपकी गवर्नमेंट, बहुत सारी जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट में हो, निकाली जाती हैं, तो उसमें 27% रिजर्वेशन से संबंधित था। किसके लिए? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो देखिए क्या था ये जो आपका नोटिस था, इन अ मल्टीपल अंडरटेकिंग सोसाइटी लाइक आर्स early achievements of or objectives of social justice in enshrined in the constitution is must. The second backward class commission called the मंडल कमीशन। तो देखिए जो सेकेंड आपका बैकवर्ड क्लास कमीशन बना था, जिसे बोला जाता था मंडल कमीशन, was established by the government with this purpose in view, which submitted its report to the government of India on 31st December 1980। तो देखिए ये जो आपका जीओ बना, ये किसकी रिपोर्ट के बेस पर बना? मंडल कमीशन की रिपोर्ट पे, जिन्होंने गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी? 31 दिसंबर 1980 को। सेकंड क्या था इस जीओ में? गवर्नमेंट हैव केयरफुली कंसिडर्ड द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस ऑफ इट्स कमीशन इट इज प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट रिगार्डिंग द बेनिफिट्स टू बी एक्सटेंडेड टू द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एज ओपन by the commission and are of the clear view that at the outset certain wages has to be provided to such classes in the services of the union and the public undertaking. Accordingly other are issued as follow। तो देखिए क्या था इसमें, 27% of the vacancies in civil posts and services under the government of India shall be reserved for SEBC। अब SEBC क्या है? ये देखिए उसी का है, ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं SEBC, आप देख सकते हैं एस सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो जो इसके अंडर आते थे तो उनके लिए शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिखी गई है, यानी कि जो भी इस कैटेगरी में आते हैं उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा 27%। सेकेंड था इसका जो पॉइंट, द अफोरसेड रिजर्वेशन सेल अप्लाई टू वैकेंसीज टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट वैकेंसीज हैं उसमें ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो देखिए एक और इसके बाद ऑर्डर दिया गया है यहाँ पर 8/9/1993, रिजर्वेशन ऑफ फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए इसके बाद जो ओबीसीज थे, अदर बैकवर्ड क्लासेज, उनके लिए भी ये रिजर्वेशन यहाँ पर शुरू किया गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये उससे संबंधित यहाँ पर ये जो जियो था वो आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस ऑर्डर अनाउंस्ड अ मेजर पॉलिसी डिसीजन। देखिए बहुत बड़ा ये पॉलिसी डिसीजन था। इट सेड दैट 20% ऑफ द वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट्स एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिजर्व्ड फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। SEBC is another name for all those people who belong to castes that are considered backward by the government। तो देखिए ये SEBC में कौन से लोग आएंगे जिन्हें गवर्नमेंट के द्वारा बैकवर्ड क्या किया गया है, इन्हें माना गया है, जो बैकवर्ड से बिलोंग करते हैं। द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वॉज टिल देन अवेलेबल फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अभी तक देखिए, इससे पहले ये जो मंडल कमीशन बना, इससे पहले केवल
जो आपकी गवर्नमेंट जॉब्स थी अंडर द गवर्नमेंट, तो उसमें केवल शेड्यूल कास्ट, एससी और शेड्यूल ट्राइब्स, इन्हें ही रिजर्वेशन पॉलिसी मिलता था। नाउ वन न्यू थर्ड कैटेगरी इज कॉल्ड SEBC वाज इंट्रोड्यूस्ड। लेकिन अब एक यहाँ पर कैटेगरी बन गई थी SEBC। ओनली पर्सन हु बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेज वर एलिजिबल फॉर द कोटा ऑफ 27% जॉब्स। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जो भी बैकवर्ड क्लासेज से बिलोंग करते हैं तो वो एलिजिबल होंगे 27% जॉब्स में, उनके लिए वैकेंसीज अलग से निकाली जाएंगी। यानी कि जो भी वैकेंसी निकलेंगी उन्हें उसमें 27% उनके लिए क्या रहेंगी, रिजर्व रहेंगी। मान लिया कि कहीं पे 100 सीट्स निकली गवर्नमेंट पोस्ट, तो उसमें से जो ये अंडर SEBC है तो इन्हें कितने परसेंट का मिलेगा, 27 सीट्स रिजर्व रहेंगी इनके लिए। वहाँ पर केवल इन्हीं के कैंडिडेट आ सकते हैं, अदर्स कुड नॉट कम्पीट फॉर दी जॉब। और इन 27 पे कोई भी और कैटेगरी के लोग या कैंडिडेट्स नहीं आ सकते। द डिसीजन मेकर्स, अब देखिए डिसीजन जो मेकर्स हैं, हु डिसाइडेड टू इश्यू दिस मेमोरेंडम, तो कौन डिसाइड करता है इश्यू करना इन मेमोरेंडम को। क्लियरली सच अ बिग डिसीजन कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय द पर्सन हु साइंड दैट डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए किसी एक व्यक्ति का तो ये काम नहीं है। द ऑफिसर वॉज नियर बाई इम्प्लीमेंटिंग दिस instructions given by the Minister of Personal Public Grievances and Pension of which the department was a part। तो देखिए यहाँ पर जिस ऑफिसर ने इस पे साइन किए उसने किसके ये इंस्ट्रक्शन पे किए, जो आपके वहाँ पर मिनिस्टर थे इस विभाग के। वी कैन गेस that such a major decision would have involved other major functionaries in our countries। तो देखिए किसी भी डिसीजन को लेने में और भी फंक्शन काम करते हैं यहाँ पर। यू हैव ऑलरेडी रीड द प्रीवियस क्लास अबाउट सम ऑफ देम, तो आपने भी पढ़ा होगा। लेट अस गो सम ऑफ मेन पॉइंट्स दैट यू कवर्ड देम। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से इसमें आपने कवर किए थे पॉइंट। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट, तो देखिए जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, पूरे सबसे ऊपर वही होते हैं, हाईएस्ट सिटीजन, एंड इट इज़ हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री, और जो सबसे हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी होती है पूरी कंट्री की। नंबर 2 में आते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपकी जो देखिए जब आपके इलेक्शन होते हैं लोकसभा इलेक्शन, तो लोकसभा इलेक्शन में आपकी गवर्नमेंट बनती है, आपको पता होगा, मेजर पार्टी जिसे आधे वोट मिलते हैं उससे ज़्यादा मिलते हैं। तो देखिए उसका जो हेड होता है वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंट पावर्स। तो इनके देखिए इनके अंडर सारे पावर्स रहती हैं गवर्नमेंटल जितनी भी होती हैं। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग्स, और जो भी इनकी कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं जहाँ पर सारे मंत्री बैठे होते हैं गवर्नमेंट के, तो वहाँ पर इन्हीं का डिसीजन मेन रहता है आपके प्राइम मिनिस्टर का। थर्ड आता है आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो अगर पार्लियामेंट की बात करें, इसके जो 3 मेन जो एलिमेंट्स होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, जो इसके 2 हाउसेज होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। तो देखिए जो लोकसभा मेंबर्स हैं वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी मेजॉरिटी होनी जरूरी है, क्योंकि उन्हीं की मेजॉरिटी पे उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। दिस ऑफिस मेमोरेंडम वाज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। तो देखिए ये जो मेमोरेंडम था आपका, तो इसमें भी क्या था, एक लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स, तो काफ़ी सारे इवेंट्स इसमें हुए तब जाके ये आपका जियो बना। द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन 1779। देखिए ये कोई एकदम से ये चीज़ नहीं बनी, ये जो आपका जियो था, बल्कि इसके लिए भी एक पॉइंट वाइज काफ़ी सारे इवेंट्स हुए, और आफ्टर ऑल ये आपका फिर जियो जारी हुआ। तो देखिए क्या हुआ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन 1979। इट वॉज
हेडेड बाय द बीपी मंडल, और इस कमेटी के हेड कौन थे? बीपी मंडल। हैंस इट वॉज पॉपुलरली कॉल्ड द मंडल कमीशन, तभी इसे कहा जाता है मंडल कमीशन, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो बीपी मंडल थे। इट वॉज आस्क्ड टू डिटरमिन द क्राइटेरिया to identify the socially and educationally backward classes in India and recommended steps to be taken for their advancement। तो देखिए इसमें उन्हें क्या करना था, जो इंडिया में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी पहचान करना और उनके लिए आगे डिसीजन देना, ये इनका काम था। द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980। तो देखिए इन्होंने 1980 में जो बीपी मंडल थे उनके कमीशन ने रिपोर्ट दी एंड मेड मैनी रिकमेंडेशन, और उसमें काफ़ी रिकमेंडेशंस थे, अपने व्यूज़ दिए हुए थे। वन ऑफ दीज वाज दैट 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स बी रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो देखिए उसमें मेन जो पॉइंट था वो था 27% रिजर्वेशन के लिए, किसके लिए? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस वेर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। और इसके बाद देखिए आपका कोई भी लॉ बनता है नया, तो लॉ बनने से पहले सबसे पहले वो डिस्कशन कहाँ होता है? पार्लियामेंट में, जहाँ पर लोकसभा राज्यसभा सभी मेंबर्स बैठे रहते हैं, लोकसभा स्पीकर भी सुनते हैं उन्हें। फॉर सेवरल ईयर्स, उसके बाद कई सालों तक मैनी पार्लियामेंटेरियंस एंड पार्टीज केप्ट डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कमीशन रिकमेंडेशंस। तो उन्होंने मांग उठाई कि ये जो मंडल कमीशन है इसके जो रिकमेंडेशंस हैं 27% रिजर्वेशन के लिए ये लागू हो जाएं, तो ऐसी उन्होंने मांग उठाई वहाँ पर। देन केम द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1989। तो इसी के बाद देखिए 1989 के आपके लोकसभा इलेक्शन आ गए। इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो। अब देखिए मैनिफेस्टो क्या होता है? ये होता है घोषणा पत्र। तो आपने देखा होगा जब चुनाव आते हैं तो उस समय जो आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, तो उनका एक मैनिफेस्टो होता है जिसमें वो अपनी घोषणाएं लिखते हैं कि अगर हम ये इलेक्शन जीत गए तो हम आपको कौन कौन से उससे क्या करेंगे, यानी कि जो वादे होते हैं वो पूरे करेंगे। तो ये होता है उनका मैनिफेस्टो, जिसे बोला जाता है हिंदी में घोषणा पत्र। तो देखिए चुनाव आ गए, तो जो जनता दल थे उस समय आपकी जो जनता दल थी आपकी पार्टी, तो उन्होंने प्रॉमिस किया इफ़ वोटेड टू पावर, अगर वो जीत कर पावर में आए, इट वुड इम्प्लीमेंट। तो ये जो मंडल कमीशन के जो रिकमेंडेशन है 27% रिजर्वेशन के लिए, ये वो लागू करवाएंगे। द जनता दल डिड फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर दिस इलेक्शन, और जनता दल ने ऐसा किया भी जब उनकी सरकार आई। इट्स लीडर, और इनके जो लीडर थे वीपी सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। उस समय वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। सेवरल डेवलपमेंट्स टुक प्लेस आफ्टर दिस, और काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स उसके बाद किए गए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंस द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन। और इसके बाद जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अनाउंस किया मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस के लिए। ऑन 6 अगस्त 1990 द यूनियन कैबिनेट टूक अ फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन। तो जो यूनियन कैबिनेट थी आपकी, तो उन्होंने इस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपना फैसला दिया। तो नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट द डिसीजन थ्रू अ स्टेटमेंट इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिए अगले दिन क्या हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वीपी सिंह, उन्होंने अनाउंस कर दिया इस फैसले के बारे में, इस रिकमेंडेशन के बारे में दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में। द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वॉज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। द सीनियर ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट ड्राफ्टेड एन ऑर्डर इन लाइन विद द कैबिनेट डिसीजन एंड टूक द मिनिस्टर्स अप्रूवल। तो देखिए इसके बाद ये जो लेटर था, जीओ था, ये ऑफिसर्स के पास पहुंचा, जो सीनियर ऑफिसर थे डिपार्टमेंट के। तो इससे पहले जो मिनिस्टर थे उन्होंने उसे अप्रूव कर दिया एंड ऑफिसर साइन द ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट।
तो उसके बाद जो एक ऑफिसर थे उन्होंने इस ऑर्डर पर साइन कर दिया। दिस वॉज हाउ OM नंबर 360123190 was born in 13 अगस्त 1919। तो इस तरह ये जो जियो था आपका 13 अगस्त 1990 को जारी हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और उसके बाद कई महीनों तक, दिस वॉज द मोस्ट हॉटली डिबेटेड इशू इन द कंट्री। तो ये जो इश्यू था ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा इस पे बातें होती थी। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स वर फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज़ एंड ओपिनियंस ऑन दिस इश्यू। तो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पे भी अपने अपने व्यूज़ इनमें छपे होते थे। इट लेड टू द वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट। इस पे काफ़ी विरोध भी हुआ और काफ़ी समर्थन भी हुआ। सम ऑफ विच वेर वायलेंट, और कई जगह देखिए हिंसा भी भड़क उठी। पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड थाउजेंड ऑफ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़। देखिए इससे क्या होने वाला था, 27% जो जॉब्स थी वो रिजर्व होने वाली थी। तो इससे क्या होने वाला था, जो हज़ारों जॉब्स थी उसकी अपॉर्चुनिटी अफेक्टेड होने वाली थी। तो इसीलिए देखिए काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे थे, वायलेंट भी हो रहे थे। सम फेल्ट दैट existence of inequality among people of different caste in India necessity job reservation। तो कई लोगों का मानना था कि जो यहाँ पर कास्ट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन था वो होना चाहिए यहाँ पर। दे फेल्ट, और वे महसूस करते थे, दिस वुड गिव अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू दीज कम्युनिटीज़ हु सो फार हैड नॉट एडिक्वेट बीन रिप्रेजेंट इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। तो लेकिन कई लोग ये मानते थे कि कई और लोगों को भी ये मिलना चाहिए। अदर्स फेल्ट दैट दिस वॉज अनफेयर, और कई ये मानते थे कि ये क्या है, अनफेयर है। एज इट वुड डिनाई इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी ऑफ दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू बैकवर्ड कम्युनिटीज़। यानी कि ऐसे लोग जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ से नहीं हैं तो उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी और उनकी जो इक्वलिटी है, समानता है, वो उसका हनन होगा। ऐसा भी कई लोगों का विचार था। दे वुड बी डिनाइड जॉब्स, और वो जॉब्स से हाथ धो बैठेंगे। इवन दो दे कुड बी मोर क्वालिफाइड, अगर वो ज़्यादा क्वालिफाइड भी हैं। सम फेल्ट दैट दिस वुड परपेट्यूट कास्ट फीलिंग्स अमंग पीपल एंड एम्पर नेशन यूनिटी। इन दिस चैप्टर वी वॉन्ट डिस्कस वेदर द डिसीजन वॉज गुड और नॉट। लेकिन देखिए इस चैप्टर में हम ये बात नहीं करेंगे कि ये फैसला अच्छा था या नहीं, ये अलग बात है। We only take this example to understand how major decisions are taken and implemented in the country। देखिए ये केवल यहाँ पर आपको समझाने के लिए था ये उदाहरण जो मंडल कमीशन का था, ये कि कैसे जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं गवर्नमेंट के वो लिए जाते हैं और उन्हें कंट्री में इम्प्लीमेंट किया जाता है। Who resolved these disputes? तो ये सारे विवाद को सॉल्व कौन करता है? You know that the Supreme Court and the High Courts in India settle disputed arising out of the governmental decision। तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो आपका जुडिशरी है जिसमें आपके सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स आते हैं, तो वो इन सब डिसीजन जो गवर्नमेंट डिसीजंस होते हैं कंट्रोवर्शियल उनको सुलझाने का काम करते हैं। सम पर्सन्स एंड एसोसिएशंस अपोज्ड टू दिस ऑर्डर फाइल्ड अ नंबर ऑफ केसेस इन दी कोर्ट। देखिए कई लोगों ने और कई एसोसिएशंस ने, कई संस्थाओं ने इसके अपोज में, ये जो रिजर्वेशन मिला हुआ था इसके अपोज में जो कोर्ट थे वहाँ पर केस फाइल किए। दे अपील्ड टू द कोर्ट्स टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड, और अपील की कि इस ऑर्डर को इनवैलिड कर दिया जाए एंड स्टॉप इट्स इम्प्लीमेंटेशन, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसे जो लागू किया जाना है उसे रोक दिया जाए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बंच्ड ऑल दीज केसेस टुगेदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सारे जितने भी केसेस, देखिए बहुत सारे केसेस थे तो उन्हें एक साथ मिला लिया। दिस केस वॉज नोन एज द इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। देखिए इंदिरा साहनी ने इस पे जो थी अपील की थी, किसके खिलाफ, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के। देखिए यूनियन ऑफ इंडिया क्यों कहा गया, क्योंकि ये गवर्नमेंटल ऑर्डर था। 11 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हर्ड
आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ साइड्स। तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुनती है पक्ष और विपक्ष दोनों से। बाय अ मेजॉरिटी The Supreme Court judges in 1992 declared that this order of the government of India was valid। तो देखिए 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने के जो जजेस थे, तो जो मेजॉरिटी थी, उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये जो ऑर्डर है वो पूरी तरह से वैध है, वैलिड है, क्या है, वैलिड है। एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट्स। और साथ ही देखिए जो सुप्रीम कोर्ट था, उन्होंने गवर्नमेंट के लिए भी ऑर्डर दिया कि वो क्या करे, मॉडिफाई इट ओरिजिनल ऑर्डर। इसका जो ओरिजिनल ऑर्डर है उसे थोड़ा मॉडिफाई करे, उसमें कुछ फेरबदल करे। इट सेड दैट वेल टू डू persons among the backward classes should be excluded from getting the benefit of the reservation। तो इसमें ये भी था कि जो बैकवर्ड क्लासेस के जो कुछ लोग हैं उन्हें भी यहाँ पर क्या मिले, बेनिफिट मिले रिजर्वेशन का। अकॉर्डिंगली द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड ट्रेनिंग इशू अनदर ऑफिसर्स मेमोरेंडम ऑन 8 सितंबर 1993। तो देखिए उसके बाद एक और मेमोरेंडम निकला 8 सितंबर 1993। द डिस्प्यूट दस केम टू एन एंड, और इस तरह से डिस्प्यूट एक अंत की तरफ बढ़ा। एंड दिस पॉलिसी हैड बीन फॉलोड सिंस देन, और तब से ये पॉलिसी लागू है अभी भी। सो स्टूडेंट्स, this was the first part of this chapter. I hope you understood it well. We will continue this chapter in the next video. Till then, bye.